Good afternoon, student. Today I will discuss about the nervous system. Nervous system में फर्स्ट ऑफ ऑल अपने डिजीज़ पोर्शन के बारे में आज से पढ़ेंगे। तो डिजीज़ पोर्शन के बारे में अपने बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने स्टार्ट करते हैं सेरिब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट, CVA, सेरिब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट, या फिर इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोक बोलते हैं। तो अपने नॉर्मल भाषा में देखें तो स्ट्रोक का मतलब क्या होता है? रुकना। स्ट्रोक का मतलब क्या होता है? रुकना। सेरिब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट इज ए सडन फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट कोज्ड बाय द सेरिब्रो वास्कुलर डिजीज़। ठीक है, कोई नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, कोई ब्रेन से रिलेटेड, जैसे कोई हेड इंजरी होगी, या फिर अदर कोई भी ऐसा कारण हो सकता है जिसके कारण न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ के कारण क्या है, सडन से स्ट्रोक होना, अचानक से स्ट्रोक होना, यानी कि हैमरेज हो जाना। ब्लड जो अपना ब्रेन है उसमें क्या हैमरेज हो जाना। हैमरेज होगा तो वहाँ पे क्या है, ब्लड कोलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये नीचे पिक दे रखी है, इसमें क्या लिखा है, हेमरेजिक शॉक और इस्चेमिक शॉक। हेमरेजिक शॉक में क्या होता है, जो अंदर कंट्यूजन होते हैं, जो टिश्यू होते हैं, वो क्या ब्लीड करने लग जाते हैं, जिससे अंदर क्या हेमरेज होने लग जाती है ब्रेन में। और इस्चेमिक स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो, यानी कि इस्चेमिक का मतलब क्या होता है, इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो होता है, लेकिन इनएडिक्वेट अवस्था में, जितना होना चाहिए नॉर्मल ना हो के इनएडिक्वेट। और इस्चेमिक स्ट्रोक अगर इन इस्चेमिक होएगा तो प्रॉपर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो जो ब्रेन के टिश्यू है वो क्या होने लग जाएंगे, धीरे धीरे डेड होने लग जाएंगे। तो स्ट्रोक अक्कर्स व्हेन देयर इज ए इस्चीमिया। इस्चीमिया क्या होता है, इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो, यानी कि जो ब्लड का फ्लो है, नॉर्मल ब्लड ब्रेन का जो फ्लो है वो इनएडिक्वेट होना इज कॉल्ड एज ए स्ट्रोक टू ए पार्ट ऑफ ए ब्रेन और हैमरेज इनटू द ब्रेन, यानी कि हैमरेज होना किस में, ब्रेन में होना, दैट रिजल्ट इन डेथ ऑफ ब्रेन सेल्स। ठीक है, आपको पता है कि अगर कोई भी ऐसा कंट्यूजन आ गया जो बाकी ऑर्गन्स की जो बाकी ब्रेन की जो सेल्स हैं उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो क्या नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो सेल्स क्या हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी। जैसे न्यूरॉन्स है, अब ब्रेन की फंक्शनल यूनिट के बारे में बता कर अपने देखें तो कौन सी है, न्यूरॉन्स है। अगर न्यूरॉन्स एक बार डेड हो जाते हैं तो उनका रीजनरेशन नहीं होता है। तो इसलिए अपने को इस बात का ध्यान रखना है कि इस्चेमिक शॉक किसी पेशेंट को है तो ये भी एक प्रकार की इमरजेंसी कंडीशन है, तो पेशेंट को तुरंत केयर प्रोवाइड करनी है। यानी कि ये देखो आपके सामने इमेज है, हेमरेजिक शॉक, हेमरेजिक ब्लड लीक इनटू द ब्रेन टिश्यू। जो ब्रेन के टिश्यूज़ हैं अंदर सल्कस पाए जाते हैं, वाइट टिश्यू होते हैं, उनमें ब्लड होता है, वो क्या रहे हैं, लीकेज कर रहे हैं। ये देखो जो पिक में ब्लैक जो कलर है ना, ये सारा का क्या है, ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि जो टिश्यू है वो ब्लीड कर रहे हैं। और क्लोट स्टॉप ब्लड इन एन एरिया ऑफ द ब्रेन, यानी कि इस्चेमिक स्ट्रोक, ब्लड का फ्लो होके एक जगह पे रुक जाना, स्ट्रोक हो जाना। ठीक है, तो ये दो प्रकार के शॉक होते हैं। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं फंक्शंस की, ऐसी क्या क्या कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं अगर जिस पेशेंट को इस्चेमिक या स्ट्रोक हो गया। फंक्शंस सच एज मूवमेंट, सेंसेशन और इमोशंस दैट वेर कंट्रोल्ड बाय द अफेक्टेड एरिया ऑफ ब्रेन आर लॉस्ट और इम्पेयर्ड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि जो ब्रेन का एरियाज हैं, फंक्शंस सच है, ये मूवमेंट होगी, सेंसेशन हो गया, इमोशंस हो गए, ये सारी के सारी क्या हो जाएंगी, इम्पेयर्ड हो जाएंगे। अब ब्रेन है, ब्रेन में हेमरेज होएगा या इस्चेमिक स्ट्रोक होएगा, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो पेशेंट के जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं जैसे मूवमेंट करना, सेंसेशन है, इमोशंस है, और अपना अपना पोस्चर जो मेंटेन करना, ये सारी की सारी एक्टिविटी कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन करता है। तो जो नॉर्मल ब्रेन के फंक्शंस है वो क्या हो जाएंगे, इंटरप्ट हो जाएंगे, यानी कि जो नॉर्मल नहीं रहेंगे। नेक्स्ट है सराउंडिंग सेरिब्रल एडिमा एंड कॉग्निशन कोज फर्दर डिसफंक्शन। तो सराउंडिंग जो सेरिब्रल एरिया है, सेरिब्रल मतलब जो ब्रेन के चारों तरफ जो एरिया उसमें क्या हो जाएगा, एडिमा। एडिमा क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड अप इन द स्पेस, जो अंदर टिश्यू के बीच में स्पेस होएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लूइड का फिल्ड अप हो जाएगा, यानी कि एबनॉर्मल फ्लूइड अकमुलेशन इन द सेरिब्रल एरिया में। ठीक है, अगर अपने बात करें कि जो CVA है, कार्डियो
सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट है, इसको कैसे अपने डायग्नोस कर सकते हैं? तो डायग्नोसिस इज डिटरमाइंड बाय कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन, सीटी स्कैन से अपने पता लगा सकते हैं कि ब्रेन के किस पार्ट में, किस वेंट्रिकल्स में, किस हेमिस्फीयर में हेमरेज हो रहा है या फिर इस्चेमिक अटैक या इस्चेमिक स्ट्रोक हो गया है। तो एक तो और इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, एक इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी और सेरिब्रल आर्टियोग्राफी, ये इन्वेस्टिगेशन होते हैं जो अपने करवा सकते हैं एक इस्चेमिक सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट वाले पेशेंट में। द परमानेंट डिसेबिलिटी कैन बी डिटरमाइंड अंटिल सेरिब्रल एडिमा सबसाइड। ठीक है, अगर द परमानेंट डिसेबिलिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, अगर किसी पेशेंट के कोई डिसेबिलिटी परमानेंट नहीं हुई है तो उस पेशेंट में क्या है, धीरे धीरे एडिमा क्या हो जाता है, सबसाइड हो जाता है। अब अपने देखते हैं इसके कॉजेज़ कि ऐसे कौन कौन से कॉजेज़ हो सकते हैं, कॉजेज़ कि कौन से ऐसे कॉज हैं जिनसे स्ट्रोक की कंडीशन, हेमरेज की कंडीशन, सीवीए कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो कॉज थ्रोम्बोसिस क्या होता है, क्लॉट फॉर्मेशन होना, ब्रेन में कोई कंट्यूजन लीक होने के कारण, या फिर कोई ऐसा पेशेंट जो बाइक ड्राइव कर रहा था, बाइक ड्राइव करते टाइम उसका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के कारण क्या हो गया, ब्रेन में चोट लगी, चोट लगने के कारण क्या हो गया, हैमरेज हो गया, हैमरेज होने से क्या, थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगी, क्लॉट फॉर्मेशन होगी, उससे क्या स्ट्रोक हो सकता है। नेक्स्ट है एम्बोलिज्म का मतलब क्या होता है, कोई एम्बुलस फॉर्मेशन, यानी कि एयर एम्बुलस, कोई ऐसा एम्बुलस जो क्या है, जो इंटरनल आर्टरीज हैं उनमें क्या है, मूवमेंट कर गया है, जिसने क्या कर दिया, ब्लॉकेज कर दिया, ब्लॉकेज के कारण क्या है, स्ट्रोक हो सकता है। जो दिमाग की नाड़ियां हैं वो फट सकती हैं। स्ट्रोक क्या है, जो अपने ब्रेन की जो आर्टरीज हैं उनको क्या, उनका फटना, जिसके कारण क्या है, इनएडिक्वेट ब्लड कहाँ पे कम्युलेट होएगा, ब्रेन में होएगा, जो बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज कॉज कर सकता है। नेक्स्ट है हेमरेज फ्रॉम रप्चर ऑफ द वेसल्स, अगर हेमरेज होएगा तो उससे क्या होएगा, जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, रप्चर हो जाएंगी। और ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक, और इस्चेमिक अटैक आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि प्रॉपर जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें क्या है, प्रॉपर जो ब्रेन के पार्ट हैं उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिल नहीं पाएगी, नहीं मिलने के कारण क्या है उनमें, यानी कि इससे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो जो सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं। ये देखो इमेज दे रखी है, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक, अगर किसी पेशेंट के यहाँ पे ये देखो ब्लैक बैग है, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक हो गया, स्ट्रोक होने के कारण आगे ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है, नहीं जाने के क्या हो सकते हैं। और ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या, एम्बोलिक स्ट्रोक, कोई एम्बुलस फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है, उसके कारण। और सेरिब्रल हैमरेज, ये देखो आर्टरीज है वो फट गई है, जिसके कारण क्या, सेरिब्रल हैमरेज हो रहा है, ये है। ये देखो नीचे तीर का निशान दे के आर्टरीज दे रखी है कि जो आर्टरीज है उसमें क्या है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो, कोई क्लॉट फॉर्मेशन हो जाना, ब्लड का थक्का बनना, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाना, क्या कहलाता है, थ्रोम्बोटिक। और ये है एम्बुलस का क्या मतलब होता है, कोई फैटी प्लाज्मा, कोई कोलेस्ट्रॉल का लेवल आर्टरी में डिपॉजिट हो जाना, जिसके कारण क्या हो जाए, एम्बोलिक स्ट्रोक हो जाएगा। नेक्स्ट है सेरिब्रल हैमरेज, और क्या है, आर्टरी से सेरिब्रल हैमरेज होना। अब है रिस्क फैक्टर कि ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिनसे क्या है, स्ट्रोक यानी कि सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है अथीरोस्क्लेरोसिस। अथीरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा पेशेंट जो लंबे टाइम से ही हाई कोलेस्ट्रॉल ले रहा है, हाई फैट ले रहा है, उनमें क्या होता है, डिपॉजिट कोलेस्ट्रॉल और फैट डिपॉजिट हो जाता है कहाँ, आर्टरी की वाल पर। आर्टरी की वाल पर डिपॉजिट होने से, फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, डिपॉजिट होने से क्या हो जाएगा, जो अंदर आर्टरीज पर प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ने से क्या होएगा, जो ब्लड सप्लाई है वो इंटरप्ट होएगी, आगे ब्लड नहीं जा पाएगा, आगे ब्लड नहीं जाएगा तो ब्रेन की सेल क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन, ठीक है, तो ब्रेन की जो सेल्स हैं, जो आर्टरीज हैं वो पिचक गई हैं, पीछे का जो ब्लड का प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, तो ब्लड का प्रेशर भी क्या है, इंक्रीज़ हो जाएगा। एंटीकोगुलेंट थेरेपी, ठीक है,
किसी पेशेंट के लंबे टाइम से एंटीकोगुलेंट थेरेपी चल रही है। एंटीकोगुलेंट का मतलब होता है कि एंटीकोगुलेंट यानी कि ब्लड को कोगुलेट ना होने देने वाली थेरेपी अपने किसी पेशेंट के लंबे टाइम से चला रहे हैं, जैसे हेपरिन होगी, वारफेरिन होगी, ये सारी की सारी क्या एंटीकोगुलेंट थेरेपी होती है, जो क्या करती हैं, ब्लड को क्लोट नहीं होने देती, जिससे क्या ब्लड सप्लाई नॉर्मल चलती रहती है। तो ये भी एक स्ट्रोक का कारण बन सकती है, क्योंकि क्या हो सकता है, अगर एंटीकोगुलेंट थेरेपी ज़्यादा मात्रा में चली गई है, उस पेशेंट के टॉक्सिसिटी हो गई है, टॉक्सिसिटी होने के कारण क्या हो जाए, जो अंदर के टिश्यू है वो ब्लीडिंग कर जाएंगे, ब्लीडिंग कर जाएंगे तो ब्रेन में क्या हो जाएगा, हेमरेज ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, जिसके कारण क्या पेशेंट में स्ट्रोक की कंडीशन डेवलप हो सकती है। डायबिटीज़ मेलाइटिस, तो डायबिटीज़ मेलाइटिस वाले पेशेंट में क्या होएगा, डायबिटीज़ मेलाइटिस वाले पेशेंट में भी अपने को स्ट्रोक की कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है स्ट्रेस, कोई पर्सन, ऐसा पर्सन जो लंबे टाइम से स्ट्रेस ले रहा है, डिप्रेशन ले रहा है, एंजाइटी ले रहा है, ठीक है, तो जिसके कारण क्या आर्टरीज और वाल्स के रप्चर हो सकते हैं, जिसके कारण स्ट्रोक हो सकते हैं। और ओबेसिटी, ओबेसिटी क्या होता है, मोटापा होता है, ठीक है, तो मोटापा होने के कारण क्या हो सकता है, आर्टरीज जो वेन्स है उनमें क्या कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ते ही क्या होएगा, जो आर्टरीज वाल के ऊपर जो प्रेशर है वो बढ़ेगा, जिसके कारण क्या हो सकता है, सीवीए हो सकता है। नेक्स्ट है ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव, कोई पेशेंट है जिसको लंबे टाइम से ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव चल रहे हैं, तो ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होते हैं, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव वो होते हैं जो क्या करते हैं, टू प्रिवेंट करते हैं प्रेगनेंसी को, ठीक है, कि प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं होने देते, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव बोलते हैं। प्रेगनेंसी से प्रिवेंशन के लिए अपने क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करते हैं। तो अगर कोई पेशेंट लंबे टाइम से ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहे हैं, ठीक है, तो ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव लंबे टाइम से लेने से क्या हो सकता है, हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है। हार्मोन के इम्बैलेंस होने से क्या हो सकता है, पेशेंट में हार्मोन के इम्बैलेंस होने से क्या हो सकता है, पेशेंट में स्ट्रोक की कंडीशन डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं असेसमेंट की, कि इस पेशेंट में ऐसी कौन कौन सी असेसमेंट अपने को देखने को मिल सकती है। स्ट्रोक कैन हैव एन इफेक्ट ऑन मैनी बॉडी फंक्शंस, अगर किसी पेशेंट में स्ट्रोक हो गया है तो मैनी फंक्शंस उसमें क्या है इंटरप्ट हो सकते हैं, इंक्लूडिंग मोटर एक्टिविटी। मोटर एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, अगर पेशेंट ने चलना है, फिरना है, ठीक है, तो उसकी जो मोटर एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, इंटरप्ट हो जाएगी, किसके कारण, स्ट्रोक के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ब्लैडर एंड बाउल एलिमिनेशन, जो जिस पेशेंट में स्ट्रोक हो गया तो वो क्या करेगा, पेशेंट ब्लैडर एंड बाउल एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और इंटेलेक्चुअल फंक्शन भी देखने को मिलेंगे, कौन कौन से, जैसे सेप्टियल परसेप्चुअल अल्ट्रेशन, पर्सनैलिटी इफेक्ट, सैनिटेशन, स्वालोइंग एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो जिस पर्सन में स्ट्रोक हो गया है, ना तो वो अच्छे से बोल पाएगा, ना चल पाएगा, ना खा पाएगा, ना पी पाएगा, ना ही अपनी डेली की जो एक्टिविटीज़ है वो कर पाएगा, और ना ही वो पेशेंट क्या है, जो अपने एलिमिनेशंस हैं, स्टूल हो गया चाहे यूरिन हो गया, उनको एलिमिनेट करने में भी असमर्थ रहेगा। और कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे से बोलना, वो भी वो नहीं कर पाएगा। और सेंसेशन, कोई भी सेंसेशन इसको फील नहीं होएंगे, क्योंकि सेंसेशन हो गए, इमोशंस हो गए, ये सारे के सारे कहाँ से अपने को महसूस होते हैं, ब्रेन से होते हैं। सारे के सारा राजा सिस्टम बोलते हैं, ब्रेन जो होता है इसको अपनी बॉडी का राजा सिस्टम बोलते हैं। ये सारे के सारे जो टोटल 11-12 सिस्टम होते हैं अपनी बॉडी के, सारों को कंट्रोल करके रखता है, सारों के फंक्शंस को, सारों के एंजाइम्स को क्या कंट्रोल करके रखता है, स्थिर बना के रखता है। अगर यही इफेक्ट हो जाए तो क्या होता है कि पेशेंट की डेथ हो सकती है। नेक्स्ट है असेसमेंट फाइंडिंग डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द ब्रेन इफेक्ट। तो अपने को असेसमेंट फाइंडिंग करनी है कि ब्रेन का कौन सा एरिया जो इफ़ेक्ट हुआ है। फेशियल ड्रॉपिंग का मतलब होता है कि पेशेंट का फेस ऐसे आगे से गिर जाएगा, वो ऐसे, अब जैसे कोई पर्सन उसके पास आ गया, अपने पास कोई पर्सन आ गया तो अपने ऐसे फेस अप करके उसको देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं,
तो वो ड्रॉपिंग, फेशियल ड्रॉपिंग हो जाएगा उसका, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा और देखेगा भी नहीं किसी को। नक्चुरल रिजिडिटी, नक्चुरल रिजिडिटी का मतलब क्या होता है कि जो नेक है अपनी उसमें क्या रिजिडिटी आ जाएगी। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, स्टिफनेस ऑफ द नेक, नक्चुरल रिजिडिटी। आगे अपने मेनिंजाइटिस पढ़ेंगे तो मेनिंजाइटिस में भी ये सेम सिम्टम देखने को मिलेगा, क्या, नक्चुरल रिजिडिटी, रिजिडिटी यानी कि स्टिफनेस ऑफ द नेक, ये देखने को मिलेगी। डिस्फेजिया, डिस्फेजिया क्या होता है, डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, कि पेशेंट निगलने में पेशेंट को दिक्कत यानी कि डिफ़िकल्टी होएगी। नेक्स्ट है विजुअल चेंजेस राइट ब्रेन स्ट्रोक। अगर किसी पेशेंट में राइट ब्रेन, राइट साइड में, ब्रेन के राइट साइड में स्ट्रोक हो गया है, ब्रेन की जो राइट साइड वाली आर्टरी है वो क्या हो गई है, फट गई है, रप्चर हो गई है, जिससे क्या हो गया, ब्रेन फ्लूइड जो हेमरेज है वो कम्युलेट हो गया। तो विजुअल चेंजेस अगर राइट साइड हुआ है तो अपने में विजुअल चेंजेस अपने को देखने को मिलेंगे। स्पीच चेंजेस, तो ये भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विजुअल चेंजेस कब देखने को मिलेंगे, राइट ब्रेन स्ट्रोक में। स्पीच चेंजेस कब देखने को मिलेंगे, लेफ्ट ब्रेन स्ट्रोक में। अगर जब लेफ्ट ब्रेन स्ट्रोक हुआ है तो स्पीच चेंजेस यानी कि पेशेंट अनेबल होएगा बोलने के लिए, ठीक है, जो वो कहना चाहेगा वो कह नहीं पाएगा। और विजुअल चेंजेस, विज़न उसको धुंधला दिखाई दे सकता है या फिर दे ही नहीं सकता। इस तरह के जो सिम्टम्स अपने को देखने को मिल सकते हैं। डिक्रीज सेंसेशन टू प्रेशर, हीट एंड कोल्ड, ठीक है, अगर उस पेशेंट में, जिस पेशेंट में स्ट्रोक हो गया तो पेशेंट की हीट और कोल्ड की जो सेंसेशन है वो भी अपने को डिक्रीज दिखाई देगी। बोवल एंड ब्लैडर डिसफंक्शन, तो पहले मैंने बता ही दिया आपको कि बोवल और जो ब्लैडर हैं फंक्शंस, नॉर्मल फंक्शंस हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, इंटरप्ट हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं पैरालिसिस। पैरालिसिस क्या होता है, जो सारी की सारी ऑल ओवर बॉडी की मसल्स हैं वो क्या हो रही, इम्पेयर्ड हो रही, पैरालिसिस हो जाता है। अधरंग सुनी है आपने, अधरंग होती है तो क्या होता है, पेशेंट का पापा कहने ना नॉर्मल भाषा की पासा खड़ गया, यानी कि एक साइड रुक गई है, दोनों साइड रुक गई है, उस पेशेंट का हाथ नहीं काम करता, उसका माउथ नहीं काम करता, तो वो क्या कहलाता है, पैरालिसिस कहलाता है। पैरालिसिस होता क्या है, ये एक प्रकार की नर्वस सिस्टम की डिजीज़ होती है, नर्व की डिसऑर्डर डिजीज़ होती है कि जो अपने जो फंक्शंस हैं उनको सेंसेशन है, चलना है, फिरना है, मोटर एक्टिविटी, इनको कौन कंट्रोल करता है, नर्व्स करती हैं। मैंने आपको 12 क्रेनियल नर्व पढ़ाई थी, उनके अलग अलग फंक्शंस बताए थे। तो क्या होता है पैरालिसिस में, क्या होता है, यही जो नर्व्स होती हैं ये क्या होती हैं, डैमेज हो जाती हैं, इम्पेयर्ड हो जाती हैं, इनके फंक्शन से इम्पेयर्ड हो जाते हैं, जिसके कारण क्या हो सकता है, पेशेंट को पैरालिसिस हो सकता है। नेक्स्ट है एटैक्सिया, लैक ऑफ मसल्स कोऑर्डिनेशन, ठीक है। एटैक्सिया क्या होता है, लैक ऑफ मसल्स कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो मसल्स में कोऑर्डिनेशन, जैसे अपने को पता है कि अपने को उस गिलास को उठाना है, तो अगर अपने को इस्टेमिक स्ट्रोक हो गया तो अपने क्या करेंगे, उस गिलास को उठा नहीं पाएंगे। डिस्थर्मिया, डिस्थेरिया, डिस्थेरिया क्या होता है, ए डिस्टर्बेंस इन ए मस्कुलर कंट्रोल ऑफ स्पीच, मस्कुलर कंट्रोल ऑफ स्पीच, जो अपने बोल रहे हैं इसमें अब अपने जो भी बोलते हैं सोच समझ के और अपना मसल्स का और अपने ब्रेन का कंट्रोल है। उसके बाद क्या होएगा, स्ट्रोक होने के बाद अपना मसल्स और स्पीच की कंट्रोल पर, स्पीच बोलने पर कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा। एफेजिया, एफेजिया क्या होता है, टोटल लॉस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एंड यूज ऑफ लैंग्वेज, इट मे बी एक्सप्रेसिव और रिस्पेक्टिव। तो क्या हो जाएगा, एफेजिया का मतलब क्या हो जाएगा, जो उसकी लैंग्वेज है, जो उसके बोलने का तरीका है, जो एक्सप्रेशन है, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएगा। एक्सप्रेसिव एफेजिया यानी कि उसकी स्पीच इम्पेयरमेंट हो जाएगी। डैमेज अक्कर इन ब्रोकाज एरिया ऑफ फ्रंटल एरिया, फ्रंटल ब्रेन। तो जो ब्रोकाज एरिया क्या होता है, ब्रोकाज एरिया अपने को स्पीच प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है, ब्रोकाज एरिया, ठीक है। तो ब्रोकाज एरिया क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लाइंट अंडरस्टैंड, क्लाइंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द, क्लाइंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द सेड बट इज अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली, जो वर्बली कम्युनिकेट करना है वो पेशेंट क्या है, कर नहीं पाएगा। रिस्पेक्टिव एफेजिया क्या होता है, इंजरी इन्वॉल्व वर्निक्स एरिया इन द टेम्पोरल
इन द टेम्पोरो पैराइटल लोब, जो वर्निक्स एरिया है, वर्निक्स एरिया जो विजुअल और ब्रोकाज एरिया और वर्निक्स एरिया दोनों क्या एक विजुअल और एक स्पीकिंग के लिए हेल्पफुल है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। क्लाइंट इज अनएबल टू अंडरस्टैंड द स्पोकन एंड ऑफन द रिटन वर्ड। ठीक है, तो ब्रोकाज एरिया क्या करता है, विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वर्निक्स एरिया क्या स्पोकन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ब्रोकाज एरिया डैमेज होता है तो क्या क्या इफेक्ट होता है, उस पेशेंट का विजुअल डिस्टर्बेंस होएगा, और वर्निक्स एरिया अगर होता है तो इस पेशेंट में स्पीकिंग बोलने में दिक्कत आएगी। नेक्स्ट है एग्नोसिया, इनएबिलिटी टू यूज़ एन ऑब्जेक्ट करेक्टली। अब अगर अपने उस पेशेंट को कोई भी ऑब्जेक्ट देंगे तो वह क्या करेक्टली उसको कलेक्ट नहीं कर पाएगा। एप्रेक्सिया, इनएबिलिटी टू कैरी आउट द पर्पसफुल एक्टिविटी। ठीक है, इन कोई भी ऐसी एक्टिविटी अगर अपने उसको कहेंगे कि आप ईटिंग खाना खाओ तो वो क्या करेगा, उस एक्टिविटी को कर नहीं पाएगा, या अपने उसको कहेंगे कि आप ब्रश करो, ऑरल केयर करो, तो वो कर नहीं पाएगा। नेक्स्ट है हेनियोपीजिया, हेनियोपीजिया क्या होता है, ब्लाइंडनेस इन हाफ ऑफ द विजुअल फील्ड। हेनियोपीजिया क्या होता है, ब्लाइंडनेस हो जाता है हाफ ऑफ द विजुअल फील्ड, जो अपना विजुअल फील्ड है वो हाफ क्या हो जाता है, ब्लाइंडनेस हो जाता है। होमोमिनियोसिस, हेमनियोसिया क्या होता है, ब्लाइंडनेस इन हाफ ऑफ द विजुअल फील्ड, जो विजुअल फील्ड है उसमें क्या हो जाती है, ब्लाइंडनेस हो जाती है हाफ। नेग्लेक्ट सिंड्रोम क्या होता है, नेग्लेक्ट सिंड्रोम क्या होता है, यूनिलेटरल नेग्लेक्ट होता है। क्लाइंट अनअवेयर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ हिज और हर पैरालाइज्ड साइड। ठीक है, कि क्लाइंट की यूनिलेटरल का मतलब दोनों साइड, नेग्लेक्ट सिंड्रोम क्या होता है, दोनों साइड का पैरालिसिस होना, उसको क्या बोलते हैं, नेग्लेक्ट सिंड्रोम बोलते हैं, यानी कि बोथ साइड क्या हो जाएंगी, पैरालाइज हो जाएंगी। प्रोपोर्शनल अल्टरेशन, अल्टर्ड पोजीशन सेंस दैट प्लेस द क्लाइंट एट इंक्रीज रिस्क ऑफ द इंजरी। अल्टर्ड पोजीशन सेंस, जो उस पेशेंट ने पोजीशन चेंज करनी है। अब जैसे अपने नॉर्मली स्लीपिंग करते हैं तो अपने क्या करते हैं, हर 2 आवर्सली या 1 आवर्सली अपने पोजीशन को क्या है, चेंज करते रहते हैं। तो ये पेशेंट क्या है, अपने आप पेशेंट पोजीशन चेंज कर नहीं पाएगा। अगर पोजीशन चेंज करेगा तो उसके अदर किसी प्रकार की इंजरीज हो सकती है। तो ऐसी कौन कौन सी नर्व्स हैं जो सेरिब्रो स्ट्रोक होने से इफेक्ट हो सकती हैं। क्रेनियल नर्व असेसमेंट इन सीवीए, सेरिब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट में ऐसी कौन कौन सी नर्व हैं जो अपने को चेक करनी है, तो वो कौन सी, असेसमेंट ऑफ क्रेनियल नर्व 5th होगी, 7th होगी, 9th होगी, 10th होगी और 12th। ये क्रेनियल नर्व हैं जो क्या डिफेक्ट होती हैं। 5th क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, उसको डिफ़िकल्टी इन च्यूइंग, डिफ़िकल्टी आएगी चबाने में पेशेंट में क्या है, डिफ़िकल्टी आएगी। 7th क्रेनियल नर्व पैरालिसिस, जो फेशियल नर्व भी बोलते हैं 7th को, उसमें क्या हो जाएगा, फेशियल पैरालिसिस और प्रेसिस हो जाएगा, यानी कि फेस का पैरालिसिस देखने को मिलेगा। 9th और 10th डिस्फेजिया, डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, और 9th क्या करेगी, एब्सेंट ऑफ गैग रिफ्लेक्स। गैग रिफ्लेक्स क्या होता है, जो भी पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है उसके बाद अपने उस पेशेंट को अगर अपने लिक्विड देना है तो सबसे पहले अपने क्या है, बॉवल मूवमेंट चेक करते हैं कि गैसेज उसके पास हो रही हैं। अगर गैसेज पास हो नहीं हो रही हैं तो अपने क्या करते हैं, गैग रिफ्लेक्स चेक करते हैं। तो गैग रिफ्लेक्स क्या होता है, अपने क्या करते हैं कि पेशेंट को